नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ में। आज हम लोग इस एपिसोड के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से ये सीखने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है और जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये घटनाएं संभव हो पाती है। हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और वहां पे हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। दो माध्यम होते हैं और दोनों माध्यमों के आधार पर हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार का है, अभिलंब की तरफ झुक रहा है या अभिलंब से दूर हट रहा है। ठीक है, तो इसी घटना प्रकाश के अपवर्तन की घटना को लेकर के आज हम लोग सीखेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण दोनों एक ही घटना के पूरक हैं, दोनों एक ही घटना के पूरक हैं और एक फिगर बना करके हम उसको समझेंगे। पहले आपको दिखाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बाद। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पहले बताते हैं आपको। प्रकाश का अपवर्तन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से, देखिए दो माध्यम होते हैं, ये हमारा विरल ले लेते हैं और ये हम क्या लेते हैं, सघन, और इसको हम बनाते हैं अभिलंब। देखिए, और प्रकाश को जाना होगा इधर, प्रकाश अपने अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण, और ये हमारी कहलाएगी आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हो जाएगा क्या, आपतन कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। देखिए बात समझ में आ रही है ये। और दूसरा अपवर्तन का जो मेथड है वो है, अगर मान लीजिए ये कोई माध्यम लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, सघन मानते हैं, सघन मानते हैं, और इसको क्या मान लें, विरल मान लें। ठीक है, जब प्रकाश इससे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये होगा क्या कि यह अपने मार्ग से, यहां पर ही प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होगा, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। मतलब ये इसकी पोजीशनिंग जो थी, इसकी जो स्थिति थी, ये अपनी स्थिति को परिवर्तित करके अभिलंब से दूरी बना लेगा। ठीक है, और यहां पर ये कोण हो जाएगा कितना, आर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारा होगा आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो जाएगा क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में यहां पे आप देखिएगा कि r इज लेस देन, सॉरी, स्मॉल i इज लेस देन स्मॉल r एंड स्मॉल i इज ग्रेटर देन स्मॉल r। मतलब क्या है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो यह अभिलंब से दूर हट जा रहा है। मतलब यदि हम आपतन कोण बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अगर आपतन कोण बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, प्रकाश हम ऐसे लेते हैं, प्रकाश को जाना होगा इधर, अब प्रकाश फिर से अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाएंगे, प्रकाश वैसे वैसे अपने मार्ग से विचलित होता जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा विशेष कोण होगा जिस कोण पर जब ये प्रकाश आपतित होगा, जिस कोण पर यह प्रकाश आपतित होगा, और प्रकाश आपतित होने के बाद यह प्रकाश आपतित होने के बाद यह प्रकाश उस माध्यम में न जाकर के स्थल के लंबवत गुजर जाएगा। यह हमारा सघन है, ये क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, मतलब यहां पर जो अपवर्तन कोण होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब सघन माध्यम में देखिए, ये घटना सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशन है सघन से विरल के लिए। अगर हम विरल से सघन की बात करते हैं तो यह क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को नहीं मिलती।
यह घटना सिर्फ और सिर्फ संभव है सघन से विरल के लिए, है ना। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सघन, यदि सघन से प्रकाश आता है और एक विशेष आपतन कोण पर, ऐसा आपतन कोण जिस पर यह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब आप कह सकते हो कि वह विशेष आपतन कोण, सघन माध्यम का वह विशेष आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में बनाया गया अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, उस आपतन कोण को, सघन माध्यम में उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ रही है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। और बात अगर आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, अभी हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम समझाने की बात कर रहे हैं आपको, ठीक है। यदि अगर फिर से आपतन कोण बढ़ाए तो देखिए, हम जानते हैं क्या कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, तो आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यदि जो क्रांतिक कोण है, मान लेते हैं कि ये आईसी क्रांतिक कोण है और इसका जो मान है आईसी से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, आईसी से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, आईसी प्लस कर दिया, ठीक है। तो यह प्रकाश किरण, अब अपवर्तन कोण बढ़ेगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो यह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और यह जो घटना होगी, यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ आ रही है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण दोनों अपवर्तन की ही घटना है, और वो भी एक विशेष स्थिति में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश कर रहा हो तो, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं 1 बाय 1, फिर उसके बाद लिखने, है ना। तो कहेंगे प्रकाश क्रांतिक कोण, प्रकाश की क्रांतिक कोण की घटना, ठीक है। तो क्रांतिक कोण पहले पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जैसा कि हमने लिख रखा है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। देखिए पहले लिख लेते हैं, फिगर बनाए, नहीं चलिए फिगर ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे कोई फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं क्या, सघन माध्यम, इसको लेते हैं क्या, विरल माध्यम, ठीक है। और एक ऐसा कोण हम लेंगे जिस पर अपवर्तन कोण कितना मिलेगा हमको, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण मिलेगा हमको 90 डिग्री। इसे कहेंगे आपतित किरण। ये हमारी हो जाएगी अपवर्तित किरण, गलत हो रहा है थोड़ा सा, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा 90 डिग्री, अपवर्तन कोण, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, जिसे हम लोग कहेंगे क्या, क्रांतिक कोण। ये हमारा होगा क्या, अभिलंब, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। बात समझ आ रही है, बोलिए, ये बात समझ आ रही है। ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। तो कहेंगे जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। अभिलंब से दूर हट जाता है। धीरे धीरे आपतन कोण को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, ठीक है। सघन माध्यम में
में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। अतः अब हमारी हेडिंग हुई क्या, क्रांतिक कोण का, ये होगा, है ना। अतः सघन माध्यम में, सघन माध्यम में सघन माध्यम में आपतित प्रकाश किरण का वह आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश, या ब्रैकेट में लिखेंगे समकोण, समकोण प्राप्त हो तथा प्रकाश किरण देखिए तल के, ये जो तल है ना, तल के क्या जा रही है, तल के समांतर गुजर जा रही है ना, तो कहेंगे अपवर्तक तल के समांतर चली जाती है वह आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। वो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए ऐसे आप एक अच्छी सी परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप एक अच्छी परिभाषा लिख सकते हो। बोलिए कोई डाउट है, यहां पे कोई डाउट है, बताइए, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम यहां पे दिखाएंगे स्नेल का नियम, किसका नियम, स्नेल का नियम, ठीक है, लिखेंगे स्नेल के नियम अनुसार, किसके नियम अनुसार, स्नेल के। यहां पे मान लेते हैं कि इसका जो माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इसका माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2, इसका n1 है, इसका क्या है, n2, तो क्या देंगे, क्या कहेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको n1 माना, इसको क्या माना है, n2 माना है, तो क्या देंगे, क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर n2 बट्टे में n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे में साइन आर, ठीक है। और साइन आई, क्रांतिक कोण को सी अथवा आईसी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्रांतिक कोण को आईसी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या आईसी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे क्रांतिक कोण है तो इसको हम सी ले लेंगे, ठीक है, और अपवर्तन कोण का मान यहां पे लिखेंगे सिंस आई बराबर कितना हो जाएगा, आईसी एवं आर बराबर कितना हो जाएगा, 90, होगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 90, तो कहेंगे क्या कहेंगे, 1n2 बराबर साइन आईसी बट्टे में कॉस साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1,
साइन 90 का मान 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए थ्योरी हो गई ना, ओके। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होगा? साइन 90 का मान होगा, देखिए इतना तो कह दी 1 बराबर कितना हो जाएगा? साइन आई सी, साइन आई सी, ठीक है। और कहेंगे यदि द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम निर्वात, निर्वात या वायु हो तो, निर्वात या वायु हो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली n बराबर कितना हो जाएगा? साइन से, ठीक है। और कहेंगे यदि द्वितीय माध्यम, माध्यम निर्वात न हो, निर्वात न हो, तब क्या करेंगे? ये 1n2 बराबर इतना है, तो देखिए हम जानते हैं 1n2 बराबर कितना है? n2 बट्टे में n1। तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, 2n1 बराबर कितना? n1 बट्टे में n2। तो यहाँ पे अगर हम कहें इसको कि 2n1 बट्टे में बराबर, ये जाएगा 1n2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या? देखिए तो साइन 1 बट्टे में साइन सी हो जाएगा ना, 1 बट्टे में साइन सी। बोले कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? बोलिए, मुझे नहीं लगता कहीं डाउट होना चाहिए आपको, यहां तक मुझको नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको। बोलिए आगे चला जाए। यदि द्वितीय माध्यम निर्वात हो तो n बराबर साइन सी हो गया, ठीक है। और यदि द्वितीय माध्यम निर्वात ना हो तो 2n1 बराबर 1/1n2, 1 बट्टे में साइन सी। बात समझ में आ रही है? आगे चला जाए, चलिए इरेज किया जाए। एक हम फार्मूला ये देखिए, जब एक माध्यम निर्वात हो तो इस पे एक सवाल लगाएंगे हम लोग, उसके बाद है ना, इसको एक सवाल लगाते हैं। देखिए इस पे एक सवाल लगाते हैं जिसमें को समझ में आएगा। कहेंगे यदि, एक एग्जांपल है आपका, यदि कांच का अपवर्तनांक का, कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जबकि क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, जबकि कितना? जबकि साइन 3/2, सॉरी साइन 42 बराबर है 3/2, ठीक है। बात समझ आ रही है? बोलिए। ये क्वेश्चन दिया गया है इतना, और हमको ज्ञात करना है क्या? क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा, ठीक है। इसका मान कितना होगा यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी एक चीज गलत हो रहा है क्या? साइन सी, साइन सी 1/2 को, ठीक है, 1n2। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 1n2 ठीक तो है, सही है। देखिए क्या करेंगे, देखिए कांच का अपवर्तनांक, तो हवा हो गया, क्या हो गया? देखिए पहले हवा होगी, ठीक है, ये पहला माध्यम होगा, ऐसे देखिए यही हवा होगा। प्रकाश कैसे जाएगा? कांच में प्रकाश तो जाएगा नहीं, पहले पहले किस में रहेगा? हवा में रहेगा। तो प्रकाश पहले हवा में रहेगा, ठीक है, देखिए हवा में रहेगा। तो ये हो गया पहला माध्यम, ये हमारा हो गया क्या? दूसरा माध्यम, ये हमारा हो गया क्या? पहला माध्यम। समझिएगा, देखिए प्रकाश जो है यहां से इस पे आपतित हुआ, ठीक है। अब प्रकाश का आपतन कोण कुछ ना कुछ होगा,
तो प्रकाश जब परावर्तित होगा तो यहां से निकल के जाएगा दूसरे माध्यम में, ठीक है, जो भी कोण हो। और एक ऐसा कोण होगा जिस पर ये कितने डिग्री पे जाएगा, 90 डिग्री पर। तो ये कौन सा माध्यम होगा, दूसरा। और ये कौन सा माध्यम हो गया, फिर से पहला माध्यम हो गया, सघन और विरल। तो अभी हमने बताया आपको कि 1n2 बराबर साइन सी। तो 2n1 बराबर 1/sin सी, 2n1 बराबर 1/sin सी, ठीक है, 2n1। तो 2n1 बराबर 1/sin सी। तो यहां पर देखिए, इसको हम कह सकते हैं, यहां पर कह लेंगे n बराबर कितना, 1/sin सी। और इसका मान कितना दे रखा है, 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। कहेंगे सिंस n बराबर कितना, 3/2 दे रखा है, तो कह देंगे, सॉरी यहां पर ये गलत हो रहा है, 2/3 रहेगा, ठीक है। तो कह देंगे कितना, देखिए 3/2 बराबर 1/sin सी, साइन सी। इसको हम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा साइन सी बराबर 2/3। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3। और 2/3 किसका मान होता है, साइन 42 का। तो सी बराबर क्या देंगे कितना, साइन इनवर्स साइन 42। साइन से साइन क्या हो, सॉरी साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सी का मान कितना आ जाएगा, 420 डिग्री, 420 डिग्री, 42 अंश आ जाएगा। मतलब जो हमारा कांच होगा, कांच का अपवर्तनांक हमें मिलेगा कितना, 42 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कांच का अपवर्तनांक मिलेगा। बात समझ आ रही है, कोई डाउट है यहां तक, बोलिए। यहां तक कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ये चीजें ऐसी है, ठीक है, पूरी की पूरी। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्रांतिक कोण देखते, क्रांतिक कोण तो हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए कहेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा बता दिया है। ये हम मान लेते हैं माध्यम, माध्यम क्या है, माध्यम 1 है। ये क्या है, माध्यम 2 है, ठीक है। और ये हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई जार है, पानी का कोई जार है, ठीक है, पानी का कोई जार है। और यहां पर हमने एक लैंप लगा रखा है, लाइट ऑफ सोर्स, यहां पे हमने ले रखा है लाइट ऑफ सोर्स। प्रकाश यहां से निकलेगा, देखिए जब प्रकाश निकलेगा यहां से, तो प्रकाश यहां पे भी जाएगा, प्रकाश यहां से निकलेगा तो यहां पे भी जाएगा, यही प्रकाश निकलेगा तो यहां से निकलेगा तो यहां पे भी जाएगा, ठीक है। 3 घटना हम लेते हैं, कितनी घटना, 3 घटना। तो जैसे प्रकाश यहाँ पे आपतित होगा जिस तरीके से, तो हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, क्या खींचेंगे, अविलंब खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, अविलंब। देखिए अविलंब खींचेंगे, खींचेंगे अविलंब। जहां जहां पे प्रकाश निकलेगा वहां पे क्या खींच लेंगे, अविलंब। देखिए हमने अविलंब खींचा, कोई डाउट है यहां तक। इसको हम कह देते हैं n1, इसको कह देते हैं n2, इसको कह देते हैं n3, और ये हमारा हो जाता है n4, ठीक है। ये हमारा सघन माध्यम है, याद रखिए, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम। और ये हमारा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है। तो जब प्रकाश यहाँ पे जो आपतन कोण होगा वो कितना होगा, I1 होगा। ये आपतन कोण क्या होगा, I2 हो गया। ये आपतन कोण क्या होगा, I3 होगा। यह आपतन कोण कितना होगा, I4 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बताइए यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चले, जब प्रकाश यहां से दूसरे माध्यम में जाएगा, देखिए प्रकाश का जो मार्ग है वो प्रकाश का मार्ग ये है। प्रकाश अपने अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा, मतलब इधर चला जाएगा, ठीक है, अपने मार्ग से दूर चला जाएगा। तो यहां पे ये मान बनेगा R1। इस स्थान में प्रकाश का मार्ग ये होगा, और ये प्रकाश, सॉरी इस प्रकाश का मार्ग होगा ये, और यह प्रकाश थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा कितना, R2, ठीक है। इस स्थान, अच्छा तीसरा तो ले रखा, चलो इसको हटाते हैं।
ठीक है, बीच में एक जगह खाली मिल रही, एक और बना देते हैं, ठीक है। और यहां पर ले लेते हैं, यहां पर हमने मान लिया इसको n4 मानिए, इसको n5 मानिए, और यहां पर मान लेते हैं कि कोई अभिलंब हमारा कितना है, n3 है, ठीक है। तो यहां पर आपतन कोण कितना होगा, I3। तो यहां पर देखिए जैसे ये आपतन कोण बढ़ा, ये अपवर्तन कोण और झुक जाएगा, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा, इसको हम कह देंगे I4। और इस अवस्था में जाते जाते यह प्रकाश प्रकाश को जाना होगा इस तरफ की तरफ, और प्रकाश का आपतन कोण इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि यह प्रकाश जो अपवर्तन कोण होगा, यह अपवर्तन कोण कहां मिल जाएगा हमको, इस तरह, ठीक है। ये तल के लंबवत गुजरने, तल के समांतर यह जो प्रकाश होगा जैसे इस तल पे टकराएगा, इसका आपतन कोण इतना ज्यादा हो जाएगा कि धीरे, अभी हमने बताया ना कि जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ता है, और एक विशेष आपतन कोण पर इस अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा उस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, ये देखिए ये हमारा क्या क्या बनेगा, R5। R5 बराबर कितना, 90 डिग्री। और इस I4 को हम क्या कह लेंगे, I4 को कह लेंगे कितना, IC, ठीक है। I4 को क्या कह लेंगे, IC। आपतन कोण का मान बढ़ा रहा है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जा रहा है। एक विशेष स्थिति में आपतन कोण पर, विशेष आपतन कोण पर ये जो अपवर्तन कोण है कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री मिल रहा है, इस जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है, वही आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा। और फिर इससे जैसे ही थोड़ा सा इसका आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, I5, यह प्रकाश जो होगा, प्रकाश का अपवर्तन कोण और बढ़ जाएगा, और यह पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ठीक है। पूरा यहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, I5। देखिए आपके दिमाग में ये बात है, देखिए हमने लिख रखा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात बन रही होगी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में क्या अंतर होता है, परावर्तन में क्या अंतर होता है। तो समझिए, एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब कभी भी प्रकाश किसी भी तल पर डाला जाता है, ठीक है, अगर वह पारदर्शी माध्यम है, कौन सा माध्यम है, पारदर्शी, जैसे मान लीजिए कि यह जल है, ठीक है, और अगर इस पर प्रकाश डाला जाता है तो यह प्रकाश परावर्तित भी होता है और इस घटना में अपवर्तित भी होता है, दोनों घटनाएं होती हैं। अगर प्रकाश यहां से डाला गया तो प्रकाश यहां पे परावर्तित भी हुआ, और यहां पर यह प्रकाश का कुछ हिस्सा अपवर्तित भी हुआ। समझ में आ रही बात। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर यह प्रकाश I1 कोण पर आपतित हो रहा है, तो क्या इसमें परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन भी होगा। कितना होगा भाई, I1 कितना कोण बनाएगा, I1 कोण बनाएगा। यहां पर कितना कोण बनाएगा, यह I2 कोण बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर परावर्तन भी हो रहा है। देखिए इस घटना में परावर्तन भी हो रहा है और अपवर्तन भी हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है और प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। मतलब प्रकाश की कुछ तीव्रता, कुछ प्रकाश का कुछ हिस्सा उस तल से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चला जा रहा है, और कुछ हिस्सा जो है पुनः उसी मार्ग, उसी माध्यम में वापस लौट आ रहा है, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी तल पर पारदर्शी माध्यम में पड़ता है तो वहां से प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। लेकिन जब सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ता है तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता रहता है। और एक ऐसी विशेष स्थिति में जो आपतन कोण होगा, देखिए कंडीशन क्या है, मैं क्या बता रहा हूं कि जितना आपतन कोण होगा, क्या यहां पर परावर्तन हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा होगा, यहां पे भी होगा। मतलब जितने आपतन कोण पर, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। तो जैसे यहां पर आपतन कोण I4 का मान IC हो जाएगा तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री। इससे थोड़ा सा मान बढ़ाएंगे तो जितना मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। और उस अपवर्तन कोण पर, देखिए अपवर्तन कोण
इधर बढ़ा थोड़ा सा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो 90 डिग्री से बड़ा मतलब इसी माध्यम में हो जाएगा। जब इसी माध्यम में हो जाएगा तो जिस आपतन कोण पर ये आपतित होगा उतने परावर्तित भी तो होगा। तो यहां पे आपतन और परावर्तन हो रहा है, लेकिन इसका मान इतना ज्यादा हो गया है कि यह प्रकाश अपवर्तित न होकर के पूर्ण रूप से क्या हो रही है, परावर्तित होकर उस माध्यम में वापस लौट आ रही है। और यह घटना TIR कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो परावर्तन और अपवर्तन में अंतर होता है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश वहां से अपवर्तित हुई हुई, मतलब प्रकाश का कुछ हिस्सा जब किसी तल पर पड़ता है, पारदर्शी तल पर पड़ता है, तो वहां से उसका कुछ हिस्सा अपवर्तित होता है और कुछ परावर्तित हो जाता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का थोड़ा भी हिस्सा अपवर्तित नहीं होता है, पूरा का पूरा प्रकाश का जो तीव्रता होती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की यह घटना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, कहेंगे जब प्रकाश, वही लिखेंगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, जिससे आपतन कोण बढ़ाने पर, आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण बढ़ता रहता है। ठीक है, एक विशेष कोण पर, विशेष आपतन कोण पर, अपवर्तन कोण 90 अंश या समकोण प्राप्त होता है, समकोण प्राप्त होता है, समकोण प्राप्त होता है। सघन माध्यम का वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह आपतन कोण, आपतन कोण क्या कहलाता है, सघन माध्यम का वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, अब बात आती है TIR की। देखिए अब यहां से लिखेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सघन माध्यम में, कहां पे, सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, तो प्रकाश पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापस लौट आती है, लौट आती है।
ठीक है, पूर्ण रूप से वापस लौट आती है उसी माध्यम में। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। बात सुना रही है, बताइए यहां पे कोई डाउट है? सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो प्रकाश पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है। तो यदि आपको पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, दोनों को डिफाइन करिए, तो आप इस तरीके से फिगर बना करके क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहां पे? बोलिए। इस तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। और 2 नंबर में अगर क्लास 12th में पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन लगभग 2 नंबर का होने वाला है, और 10th में पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास के हिसाब से ये क्वेश्चन का जो नंबरिंग होती है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन के, कि क्या इसकी क्या घटना देखने को मिलती है, मतलब कि क्या इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका उपयोग होता है, मतलब कि किस घटना को हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह जो घटना है ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना है। कैसे दिखाएंगे, बता रहे हैं। ठीक है, जस्ट बता रहे हैं। देखिए, जैसे आप लोग देखते होंगे, पहली घटना तो आपको बता दें, रेगिस्तान में मरीचिका की। रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान तान में मरीचिका, रेगिस्तान में क्या? मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका मतलब समझ रहे हैं, होता क्या है कि जो बालू बालू होता है, बालू, तो वहां पे होता क्या है, रेगिस्तान में पूरा बालू को बालू होता है, पूरा चारों तरफ बालू ही बालू होता है। अब प्रकाश जब आता है, प्रकाश जैसे टकराता है बालू से टकराने के बाद देखिए वहां पे जब जैसे टकराएगा तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना होती है, और ऐसा आपको आभास होता है कि वहां पर क्या है? पानी है, पानी का आभास होता है। जैसे आप लोग आज के समय में अगर बाइक चलाते होंगे, गर्मी के मौसम में बाइक चलाइए तो आप देखते होंगे पिच वाले रोड पे, जो पिच वाले रोड होते हैं, कतरा वाले रोड होते हैं, उस रोड पे अगर आप देखोगे कुछ दूरी पर, तो वहां पर उस पर पानी दिखाई देता है ना? ऐसा आभास होता है कि रोड पर पानी है। वो टीआईआर की घटना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना होती है। ठीक है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? ठंडे प्रदेशों में मरीचिका या रेगिस्तान में मरीचिका। दूसरा हो गया ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में भी ये मरीचिका देखने को मिलती है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा प्रकाश की बात करें, तो तीसरी सी घटना जो है वो होती है हीरा में। हीरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही, टोटल टीआईआर की घटना के कारण ही ये जो हीरा होता है वो हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे में जब हीरा देखिए, इसमें अनेक परतें बनी होती हैं, ऐसे ऐसे अनेक परतें बनी होती हैं। ठीक है, अनेक परतें ऐसे होती हैं इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके की परतें इसमें बनी होती हैं, अनेक परत होती है ना, इस तरीके से इसमें बहुत सारी परतें होती हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो इसका जो क्रांतिक कोण होता है ना, बहुत ही कम होता है, 24 डिग्री होता है, 24 अंश सेंटीग्रेड, 24 डिग्री, 24 अंश पर, 24 अंश से अगर आपतन कोण कम रह रहा है, अगर आपतन कोण किसी तल पर प्रकाश आपतित हो और उस तल पर जो आपतन कोण का मान हो यदि 24 डिग्री से कम है, तब वो प्रकाश इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, और यदि 24 डिग्री से ज्यादा हो गया तो प्रकाश पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आ गया। तो अगर कोई वस्तु ज्यादा चमकदार दिखाई दे रही है तो आप कह सकते हैं कि उस माध्यम का जो है, वो जो माध्यम आपका दिखाई दे रहा है, वो जो माध्यम है उस माध्यम का क्रांतिक कोण थोड़ा कम है,
और जो माध्यम चमकदार नहीं है उसे हम कह सकते हैं कि उस माध्यम का जो क्रांति कोण है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये घटना है, सिंपल बात में आ रही है। इसी की एक घटना है, मछली की बात करते हैं। मछली द्वारा परीक्षित संसार, ये भी एक यहीं से लिया गया है, TIR की घटना है। देखिए, जैसे हम अगर ले लें मछली, यहां पे हेडिंग देते हैं मछली द्वारा प्रेक्षित संसार जो है, संसार मतलब दुनिया जो है, मछली को कैसे दिखाई देती है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पूरा पानी है। ठीक है, ये पूरा पानी है और मछली इसी में है। मान लेते हैं हमारी फिश है। ठीक है, अब फिश तो हम बना ही नहीं पाएंगे। मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पे कोई फिश है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश जो है यहां से सीधे भी जाएगा, आएगा ना, और प्रकाश इधर भी जाएगा और प्रकाश इधर भी जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे देखिए प्रकाश आपतित भी होगा, परावर्तित भी होगा। तो इस मछली को जो है एक विशेष कोण हम मान लेंगे कि यही इसका क्रांति कोण है, IC। कितना है, IC। ठीक है, कि अगर इस कोण पर प्रकाश आपतित हो रहा है, यहां पर अगर ये प्रकाश आपतित हो रहा है IC, ठीक है, तो यह प्रकाश कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और इसके बाद यदि कोई प्रकाश यहां से यहां पे जाता है तो ये पूरा इसी माध्यम में वापस लौट आएगा। मतलब मछली कहां पे देख रही है, पानी में ही देख रही है, और इधर अगर थोड़ा सा बढ़ा देती भी पानी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिश, और फिश का ये क्रांति कोण हो गया। और यहां पर मछली द्वारा जो प्रेक्षित संसार है वो इस तरीके का, ये चारों तरफ का एक घोला बनाएगा, वृत्त बनाएगा, कहां पर, पानी पे, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऊंचाई कितनी है, ये अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये अच्छा, और ये F हो गया, इसको हम A मान ले, इसको क्या मान ले, B मान ले, और ये क्या हो गया, यहां पर अभिलंब हो गया। अभिलंब को क्या कह रही है, ये। ठीक है, तो मछली द्वारा जो प्रेक्षित संसार है, अब यहां पे देखिए ये कंडीशन बनी, मतलब अगर मछली इसके इधर अगर कोई पॉइंट है, यहां पर अगर कोई व्यक्ति, सपोज मान लीजिए कि यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इस मछली के मारने का शिकार में है। ठीक है, या अगर यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये इस मछली को मारना चाहता है। ठीक है, तो क्या इसको मछली देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। अगर इस घेरे में अगर ये व्यक्ति होगा, इस घेरे में होगा, ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बन रहा है उस पानी के पृष्ठ पर, इस क्षेत्रफल के अंदर अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई भी चिड़िया होगी या कुछ भी होगी, तभी यह क्या कर पाएगी, इसको देख पाएगा। ये जो मछली होगी उसको देख पाएगी। और अगर इस घेरे से थोड़ा भी दूरी पर है तो वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे TIR की घटना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना। और ये मछली जितनी गहराई में होगी उतना ही ये जो गोला होगा उतना ही ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, और जितना ये अंदर होगी, पानी के अंदर होगी, उतना ही, सॉरी, जितना ये अंदर होगी उतना ये क्षेत्रफल ज्यादा बनेगा, और जितना ही ये पानी की सतह पर होगी उतना ही इसको जो संसार होगा उतना ही छोटा दिखाई देगा, पहली बार। और यदि पानी कम हो तो, पानी कम होगा तो और छोटा दिखाई देगा। लेकिन यदि मछली क्या करे, पानी से ऊपर निकल जाए, तो पानी से अगर ऊपर निकल जाए तो संसार जैसा आप देखते हो वैसा वो मछली भी देखेगी। ठीक है, तभी कभी कभी देखते हो आप, जो मछलियां होती हैं वो जंप करती रहती है, पानी से बाहर निकलते रहते हैं ना, जंप करते रहते हैं। तो जंप जब करते हैं तो वो संसार को देख पाते हैं जैसे आप देखते हो, लेकिन जैसे पानी के अंदर देख जाती हैं उनको यह संसार जो है गोल गोल दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक मैथमेटिकल फार्मूला बनता है, आपको बनाते हैं, ये बी हो गया, ये एम हो गया। तो यहां पर देखिए ये आधार, देखिए ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये बन रहा है कोण 90 डिग्री का, तो मतलब ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो समकोण त्रिभुज का ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है क्या, BNF, कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BNF से क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा। और हम जानते हैं कितना होता है tan थीटा, और कितना होता है, लाल बटा कक्का हम जानते हैं LAL बटे में KA,
लाल बट्टे का क्या जानते हैं? तो लंब बट्टे में कर्ण, tan थीटा, आधार बट्टे में कर्ण cos थीटा, लंब बट्टे में कर्ण क्या हो, सॉरी कक्का ना, सॉरी, लंब बट्टे में आधार tan थीटा, आधार बट्टे में कर्ण cos थीटा, लंब बट्टे में कर्ण क्या हो, sin थीटा, है ना। ये सारे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर ये आप नहीं जानते हो तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है मैथमेटिकल फिजिक्स पे, उसे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो tan थीटा बराबर आएगा कितना, लंब बट्टे में क्या, आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लंब है हमारा, ये क्या है, आधार है, कोण कितना है, आईसी, तो कहेंगे tan आईसी बराबर कितना, बी एन, लंब ना, एफ एन बटे में बी एन, एफ एन बटे में बी एन, सही तो है, एफ एन बटे में बी एन। ठीक है, बात समझ रही है। तो यहां पर हो गया कितना, देखिए इसको हम इधर भेजेंगे तो एफ एन बराबर कितना, सॉरी एफ एन बराबर कितना हो जाएगा, बी एन है तो ये हो जाएगा बी एन tan आईसी, tan आईसी। तो कह देंगे बी एन बराबर, देखिए बी एन tan सी tan आईसी बराबर कितना हो जाएगा, एच, होगा ना। बी गलत हो रहा है क्या, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, कैसे है, गलत हो रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, इसके सामने की भुजा ये लंब होती है ना, आईसी, इसके सामने की भुजा लंब होगा, ये वाला लंब होगा। ठीक है, बी एन लंब होगा, यहाँ पे गलत हो रहा है, बी एन बटे में एफ एन, बी एन बटे में एफ एन, ठीक है, बी एन बटे में एफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, बी एन बटे में एफ एन, तो कह देंगे बी एन बराबर एफ एन। ठीक है, बी एन बटे में एफ एन, और एफ एन का मान कितना है, एफ एन का मान कितना है, एफ एन का मान है एच, तो कह देंगे बी एन बराबर कितना, एच tan कितना, आईसी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारी जो मछली होगी वो कितना क्षेत्रफल देख पाएगी, तो जितना क्षेत्रफल बनाएगी तो कितना त्रिज्या है भाई, ये इतना त्रिज्या बना रहे हैं, कितना, बी एन त्रिज्या, तो कहेंगे मछली द्वारा, मछली कैसे लिखेंगे, मछली द्वारा प्रेक्षित संसार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना क्षेत्रफल में देख रहे भाई, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, बी एन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बी एन का मान कितना है, एच tan सी, तो कह देंगे पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर आई सी। मछली जो है बेचारी इतने संसार को अपना देख रही होगी, मतलब जितनी गहराई ज्यादा होगी, साफ साफ देखिए, जितना ये गहराई ज्यादा होगी मछली उतने ज्यादा डिस्टेंस देखेगी, दुनिया को देख पाएगी, मतलब बहुत ज्यादा दूरी देख पाएगी, और यदि कम होगा तो आप कम देख पाएंगे। अगर आप भी पानी के अंदर जाते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मछली की बात करें, यदि हम लोग भी पानी के अंदर जाते हैं और संसार को अगर देखने की कोशिश करें तो जिस प्रकार से ये मछली देख पाती है वैसे हम लोग भी देख पाएंगे। तो यदि हम लोग बहुत गहराई में हैं तो हमको बहुत ज्यादा क्षेत्रफल दिखाई देगा, और यदि हम बहुत कम गहराई में हैं, कल के बहुत पास होंगे, तो हमको बहुत छोटा सा क्षेत्रफल दिखाई देगा, बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसा सिर्फ मछली के लिए नहीं, कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति यदि पानी के अंदर जाता है तो उसके लिए यही घटना होती है। लेकिन चूंकि मछली का निवास होता है पानी का स्थान, है ना, तो जल मछली का ही निवास स्थान है, तो हम कह सकते हैं क्या, मछली की बात करेंगे। ठीक है, तो ये से रहा ये क्या, TIR और क्रांतिक कोण की बात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, ये दोनों घटनाएं हम लोगों ने देखी, और इसी वक्तव्य के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन को लेकर के,
अपवर्तक पृष्ठ को लेकर के। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, 1 बाई 1 चीजें समझ में आ रही होंगी। 8-10 लेक्चर जो हमने पीछे दिए, जो हमने 1 बाई 1 आपको प्रोड्यूस कराए हैं, वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारा पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ होगा। ठीक है, आगे मिलेंगे हम लोग अपवर्तक पृष्ठ को लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यापीठ। विद्यापीठ को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।